नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल DMG पर। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 2 दूसरा सीरीज होगा। ठीक है, जीके जीएस सीरीज का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया हुआ है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से एक बार ज़रूर देख लेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आज के सेशन में भी चुन के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है उसको मैंने शामिल किया है। आशा है आपको इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हो तो फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन, सघन से विरल, विरल से विरल, सरल से सरल। तो अगर बात करें इस प्रश्न के आंसर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सघन से विरल। ठीक है, जब प्रकाश क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ये एक मीडियम है, कोई ये एक दूसरा मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम बनाते हैं हम लोग सघन। ये वाला मीडियम कौन है? ये सघन मीडियम है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? विरल मीडियम है। क्या होता है कि मान लीजिए कोई रे यहाँ पर टकराई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक अभिलंब डाला, नॉर्मल डाल दिया। तो आपको पता है कि जब किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चले जाती है। तो होता क्या है कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कई बार क्या होता है कि ये जो अपवर्तित किरण है इतना अपवर्तित हो जाती है कि जिस मीडियम से रे आई थी उसी मीडियम में चले जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोल देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, लग रहा है ये परावर्तन जैसा है। तो क्या हो गया? इस रे का एक्चुअली था वो अपवर्तन का घटना, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? परावर्तन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये घटना तभी संभव होता है जब रे कहाँ से कहाँ जाता है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, यानी सघन से विरल माध्यम में जाता है। समझ गए? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार में होना चाहिए। तो फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है निम्न गलनांक और उच्च गलनांक, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। तो इसका अगर बात करें आंसर का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्यूज तार है वो हम लोग एज अ सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज होता है या ओवरलोड होता है, तो सबसे पहले फ्यूज का जो तार है वो टूटना चाहिए, ताकि हमारे जो अगले इक्विपमेंट्स है वो बच जाए। तो उसका जो गलनांक है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस फ्यूज तार में कम से कम करंट फ्लो हो सके। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? ये प्रश्न आपको न्यूमेरिकल है। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और प्रतिरोध इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो आप यहाँ पर जब इसको फॉर्मूला में रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जो भी एरिया होता है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है? पहले का कह रहा है आधा कर दिया जाता है। जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 इंटू टू क्या हो जाएगा? 4, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें इसके आंसर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, सभी तरह के रंग को अवशोषित कर लेती है, सफ़ेद रंग को परावर्तित करती है, सफ़ेद रंग को अवशोषित कर लेती है। इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, आप समझ जाएंगे। आप देखे होंगे कि घर, ठीक है, ज़्यादातर घर जो होता है हमारे परिवेश में वो उजला रंग का होता है। लोग चूना लगाते हैं उसमें वाइट कलर का। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि और भी कलर के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा ठंडक रहता है, मतलब गर्मी कम लेता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो भी रे आती हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है कि ये वाइट कलर क्या होता है कि सबको लौटा देता है, सबको परावर्तित कर देता है। ठीक है, जितने भी तरह के कलर आते हैं इस सरफेस पर वो सबको क्या करता है? लौटा देता है। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर लोग देखेंगे आप परिवेश में हमारे वो उजला कलर जो है सो पेंट करते हैं अपने घर में। क्यों? क्योंकि वो सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग का इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता की यूनिट। विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, ओम, ओम क्यू कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महो। आपने सुना होगा MHO, ठीक है। ओम का उल्टा ही होता है क्या? महो। इसका उल्टा होता है ओम। यानी कि अगर बात करें हम लोग रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा क्या? महो, ठीक है। यानी कि जो विद्युत चालकता होता है वो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा महो, ठीक है। ऐसे महो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं बात करें ओम का, तो ओम क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो कालाजार नामक रोग किसके द्वारा होता है? सिकता मक्खी, घरेलू मक्खी, ट्रेडसी मक्खी, एनाफिलीज मक्खी। तो इसका बात करें इस आंसर का, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिकता मक्खी। सिकता मक्खी को ही हम लोग सैंडी फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। इस सैंडी फ्लाई के कारण ही कालाजार नामक रोग होता है, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो DNA तथा लिपिड एसिड, RNA तथा अमीनो, DNA तथा प्रोटीन, RNA तथा शुगर। अगर बात करें आंसर का, तो सही आंसर हो जाएगा इसका DNA तथा प्रोटीन। जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोजोम्स होता है, उसमें क्या होता है? DNA तथा प्रोटीन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है? गैसोलीन, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और सेल्यूलोज। तो रेयॉन का निर्माण जो होता है वो सेल्यूलोज से किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? तो 51वां, ध्यान रखने वाला बात है, ये भी आप ये भी याद रखेंगे। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को मिला है? सोनू सूद, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार। तो 51वें का बात करेंगे तो वो रजनीकांत को मिला है, ठीक है। वहीं अमिताभ बच्चन को बात करें तो ये 50th मिले थे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पहला तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 51वां किसको मिला? रजनीकांत को। 50वां किसको मिला? तो अमिताभ बच्चन को, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? कांग्रेस के बारे में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने और फिर अंग्रेज वायसरायों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो उनमें से एक है ये कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। वो कहा था किसने? बिपिन चंद्र पाल ने, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और ये दोनों के बारे में आपको पता होगा कि ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, इस चीज़ का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है और फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट का। पता होगा आपको कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। वही बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो आपको पता होगा संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता होगा, पहले प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित हुआ? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगति, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कह रहा है कि धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, वो कौन से संगति था? तो वो था चतुर्थ संगति। इस संगति के बाद ही आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में बट गया था, एक महायान में, ठीक है, एक महायान और एक था महायान और फाहियान नहीं था, महायान और एक में था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग प्रथम बौद्ध संगति, तब ये प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था, याद रखेंगे। प्रथम किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। द्वितीय किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय, ठीक है, कालाशोक के समय। तीसरा किसके समय हुआ था? अशोक के समय, पाटलिपुत्र में, याद होगा आपको। और चतुर्थ हुआ था किनके समय में? ये हुआ था कनिष्क के समय में, याद रखेंगे। चौथा जो हुआ था बौद्ध संगति वो कनिष्क के समय में हुआ था, तो याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म के आपको पता है कि जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए, टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24 तीर्थंकर में सबसे लास्ट में कौन थे, तो सबसे लास्ट में महावीर स्वामी, याद रखेंगे सबसे लास्ट में थे महावीर स्वामी। और बात करें प्रतीक चिन्ह का, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह था सिंह बोले या शेर, ठीक है। तो ये महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार तीसरे तीर्थंकर का, तो तीसरे तीर्थंकर का, तो तीसरे तीर्थंकर का कौन था, घोड़ा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो वहीं बात करें अगर तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह तो घोड़ा था, लेकिन कौन थे वो, तो वो थे संभवनाथ, ठीक है, याद रखेंगे संभवनाथ। वहीं बात करें पहले का, तो पहले नंबर पे कौन आते हैं, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव। वहीं दूसरे का बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, अजीत नाथ, ठीक है, तीसरे पे संभवनाथ और लास्ट में महावीर स्वामी। बात करें हम लोग ऋषभ का, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सांड, ध्यान होगा आपको। वहीं अजीत नाथ का, तो अजीत नाथ का क्या था, हाथी, ठीक है, और संभवनाथ का क्या था, घोड़ा, और महावीर स्वामी का शेर या सिंह, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कन्याओं की जन्म की निंदा करता है कौन, उसको बोलते हैं हम लोग ऋग्वेद, याद रखेंगे ऋग्वेद इसका सही आंसर है। तो टोटल 4 वेद होते हैं, 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये क्रम वाइज लिखा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो ऋग्वेद के रचयिता थे विश्वामित्र, ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अथर्ववेद का कौन थे, तो महर्षि अथर्वा नाम से ही याद है, अथर और अथर्वा, याद रखेंगे, याद रखना आसान है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो वो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और अथर्ववेद सबसे लास्ट में, ठीक है, न्यूनतम वेद है अथर्ववेद, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था, याद रखेंगे इसको, वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बन सकता है अमाजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था टांसलेन ने, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग हिकेटियस का, तो आपको याद होगा हिकेटियस इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता भी हम लोग किसे कहते हैं, हिकेटियस को। वहीं टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तारापुर, रावतभाटा, काकरापारा, नरोरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया था, और ये तारापुर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपको याद होगा कि राजा जी, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, और राजा जी नेशनल पार्क, वहीं बात करें हम लोग, आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट का, ठीक है, जिम कॉर्बेट, ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों है उत्तराखंड में। आंसर मिल गया होगा, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है। नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप जितने भी स्टेट के जो नेशनल पार्क हैं उसको अवश्य याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से मैं इसको VVI करूँगा, ठीक है। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1980 को, याद रखेंगे 1980 को। वन संरक्षण, वन से याद है तो आपको पता होगा कि हाल ही में 21 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु मिशन। बात करें सही आंसर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
गुरु अंगद ने, ठीक है। तो गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का वर्णन किया था और जो हमारे गुरु नानक साहब हैं उनके जीवनी के बारे में भी गुरु अंगद ने ही बताया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, सिख धर्म से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखेंगे। तो जो सिख धर्म है उसमें पता होगा कि आपको टोटल कितने गुरु हुए, टोटल 10 गुरु हुए, ठीक है, जिनमें सबसे पहले गुरु नानक जी, ठीक है, इनको संस्थापक भी कहा जाता है सिख धर्म का, ठीक है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है कि जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। अंतिम गुरु कौन थे आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं काफ़ी क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करूंगा। द थर्ड पिलर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, अगर बात करें आंसर का तो आंसर हो जाएगा रघुराम जी राजन, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिमल जालान ये भी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। तो वहीं बात करें हम लोग रघुराम राजन का, इससे पहले आपने अभी अगर बात करें हम लोग वर्तमान में, तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत। आपको याद होगा शक्तिकांत दास से पहले कौन थे, उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित पटेल से ही पहले थे ये रघुराम जी राजन, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो थर्ड पिलर का लेखक कौन हो गया, रघुराम जी राजन, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। बात करें आंसर का तो इसका सब आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, ठीक है। इसमें पता होगा कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम 2 प्रमुख गैसें हैं, या जब दोनों हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं, तब बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे, नाभिकीय संलयन से। यहाँ पर 2 प्रमुख गैस कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन हमारा है किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है, पीछे रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया था, गुरु अंगद ने, ठीक है। टोटल कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। आपको 10वां गुरु का नाम जो है सो कमेंट्स बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीयकृत बैंक हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड है। तो इससे पहले कितना था, 10, लेकिन अभी कितना है वर्तमान में, 12। आंसर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 12। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन है, तो जो अगर बात करें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक का, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार वेरी कर सकता है, लेकिन अगर इस ऑप्शन का बात करें तो इसके अनुसार पारा, ईथर, पानी, बेंजीन, तो सबसे इसका अच्छा ऑप्शन कौन है, पारा, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, पारा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपको पता है कि 1857 में अलग अलग जगह पर हमारे देश के क्रांतिवीरों ने अपना क्रांति चलाया था, क्रांतिकारी जो मूवमेंट था उसको चलाया था, जिसमें लखनऊ भी एक इम्पॉर्टेंट जगह था। तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें किसने ब्रिटिश नायक ने दबाया था, ठीक है। तो जो आंदोलन था उसको दबाने वाला कौन था, तो वो था कैंपबेल। आंसर याद रखेंगे, लखनऊ में दबाने वाला कौन था, कैंपबेल, ठीक है। हजरत महल का आपने नाम सुना होगा, तो जो हजरत महल है इस लखनऊ में ही ये आंदोलन शुरुआत की थी। वहीं बात करें हम लोग बिहार में, तो बिहार में आपने नाम सुना होगा जगदीशपुर के नायक थे वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रांतिवीरों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें आंसर का तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने ही मंदिरों को सबसे पहले तोड़ने का आदेश दिया था, औरंगजेब ने, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। मुगल काल से संबंधित ये प्रश्न है। मुगल काल में आपको पता होगा कौन सबसे पहले आए थे, कौन, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद कौन आए थे, हुमायूं के बाद आए थे अकबर। जो इम्पोर्टेंट शासक रहे थे मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा संविधान निर्माण के लिए कई बार संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा आपको पता होगा कि 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो जो 11 दिसंबर को हुआ था उसमें आपको याद होगा कि इसी में अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो और 13वां जो बैठक था इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था जो भारत का संविधान भी बना था, ये भी याद होगा आपको। तो बात करें इसमें हम लोग संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान का जो प्रतीक चिन्ह था, तो वो प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। अगर बात करें आंसर का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करते हैं? तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री को वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्री परिषद का हेड होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? जो मंत्री परिषद होते हैं। ठीक है, जो मंत्री परिषद होते हैं उसका हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री। और इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, ये कथन किनका था? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, याद रखेंगे। ये समाजवादी के काफ़ी बड़े समर्थक थे ये जवाहरलाल नेहरू। अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों ये। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो ज़रूर मैंने जो कहा आप वो अब काम करिए, क्योंकि आपका ये काम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।